नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाले पर। साथियों, हम एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश की भिन्न भिन्न प्रकार की जनजातियां, यानी कि अनेक जनजातियों के बारे में हम चर्चा करें। जिसमें से आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, भील जनजाति। साथियों, भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन से विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, इसकी क्या विशेषता है और मध्य प्रदेश की परीक्षा में कहां से प्रश्न बनते हैं इस जनजाति से संबंधित, इन सभी को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, इसी श्रृंखला में हम देखेंगे कि कौन से फैक्ट अपनी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और कौन से फैक्ट हमारी सामान्य जानकारी के लिए यानी कि भील जनजाति के लिए विशेष है। इन सभी पर ओवरऑल हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। साथियों, ये लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा इसमें, लेकिन ऐसी कोई सी चीज नहीं होगी या कोई सा भी पॉइंट नहीं होगा जो आपकी परीक्षा के लिहाज से छूट गया हो। हमने पूरे फैक्टों को कवर करने की कोशिश की है। आइए देखिएगा। सर्वप्रथम भील जनजाति। भील जनजाति एक विशेष जनजाति और एक पिछड़ी जनजाति है। भील जनजाति जैसे कि मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में निवास करती है, तो हमने सबसे पहले एक मैप बनाया था और उस नक्शे में हमने उसको लोकेशन दिखाने की कोशिश की कि भील जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती है, सेरिया जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती है, गोंड जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती है, पारधी जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती है। इस तरीके से हमने क्या किया था, भिन्न भिन्न जनजातियों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों से दर्शाया गया था। इसी प्रकार हमने यहाँ पर एक क्षेत्र लिखा है। ये कौन सा क्षेत्र दिखा, जहां पर भील जनजाति निवास करती है। कौन से क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है। तो इस नक्शे से हम क्या अंदाज लगाएंगे, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई। तो यानी कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी एरिया, ये पश्चिमी बेल्ट है, ये पश्चिमी क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र जो गुजरात से लगा हुआ एरिया है, वहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो कौन सी जनजाति निवास करती है, एक बार और बोलिएगा, भील जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति करती है मेरे भाई, भील जनजाति निवास करती है। और विशेषकर 3 जिले महत्वपूर्ण होते हैं। पहला झाबुआ जिला, दूसरा अलीराजपुर जिला, यानी कि झाबुआ से ही अलग होकर एक जिला बना था अलीराजपुर जिला। अलीराजपुर जिला, झाबुआ जिला और एक धार जिला, इन 3 जिलों में विशेषकर भील जनजाति पाई जाती। कौन सी भील जनजाति पाई जाती है? अब सर यहीं पर भील जनजाति पाई जाती, मैंने कल बोला था कि राजगढ़ में भी भील जनजाति पाई जाती और अनेक क्षेत्र हैं यहाँ पर, इनमें भील जनजाति पाई जाती। लेकिन 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 समझने वाली बात यह है कि विशेषकर इस क्षेत्र में ही भील जनजाति की अधिकता है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में भील जनजाति पाई जाती है, जो अपने रीति रिवाज या अपनी परंपराओं के अनुसार वो रहते हैं। आ गई बात समझ में? ये अपना एक फैक्ट कवर हो गया है कि भील जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है। भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। राइट। दूसरा देखो, ये लिखा भी है, क्षेत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है। अब भील तो एक जाति है, लेकिन इस भील जाति की अनेक उपजातियां हैं। कौन सी अनेक उपजातियां हैं, जो मध्य प्रदेश की परीक्षा में कहीं ना कहीं यहां से प्रश्न बनता है। तो प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में से कौन सी भील जनजाति की एक उपजाति है। तो कुछ विशेष उपजातियां हैं, उनको अपन देखते हैं। देखो, भील जनजाति की पहली है भिलाला। इन भीलों को राज भील भी कहा जाता है, लेकिन इनका वर्ण गोर्ण यानी कि गोरे होते हैं। जैसे कि मैं कैसा दिख रहा हूं, एकदम गोरा चिट्टा ऐसे होते हैं, मतलब कि अच्छे दिखते हैं, एकदम खूबसूरत दिखाई देते हैं। कौन से भिलाला, जो भिलाला समुदाय होता है यानी कि राज्य की समुदाय होता है, ये कि भीलों में एक उच्च श्रेणी का समुदाय, जैसे कि और जैसे समाज में देखते हैं तो ब्राह्मण के साथ उच्च श्रेणी में आते हैं, राजपूत उच्च श्रेणी में आते हैं, ऐसे ही मतलब लववंशी उच्च श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग जो श्रेणियां होती है, तो जिसमें सर्वप्रथम जो भिलाला रहता है, भिलाला एक उच्च श्रेणी में आते हैं। दूसरा बारेला, फिर तीसरी कौन सी होगी, पटालिया, यानी कि ये भील जनजाति की उपजातियां भिलाला, बारेला, पटालिया, रेथास, बेगास, उमड़ी और तड़वी। इनमें 2 विशेष जो भीलों के नाम लिए हमने, कौन से, एक तो उमड़ी और एक तड़वी। जो उपजातियों उमड़ी और तड़वी को ऐसा माना जाता है ये मुसलमान भील है। अब मुसलमान भील कैसे हैं, अब मैं बताता हूं, इसके बारे में थोड़ा सुनिएगा। उमड़ी और तड़वी इस प्रकार से विशेष भील है, जैसे कि पहले मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हमारे देश भारत पर होता रहता था। क्या होता रहता था, मुस्लिमों का आक्रमण होता था। तो ये क्या करते थे, ये ऐसा काम करते थे कि इनको मार मार मुसलमान बनाते थे। क्या करते थे, मार मार मुसलमान बनाते, ये अपने मुस्लिम धर्म को वो स्वीकार करवाते थे। होता क्या था
ये एक विशेष क्षेत्र में निवास करते थे। जब इन्होंने आक्रमण किया तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों की चपेट में आ गए, मुस्लिमों की चपेट में आ गए। तो इन्होंने क्या किया, उनके धर्म को स्वीकार कर लिया। इसीलिए अगर इनके समाज में कोई व्यक्ति मरता है तो ये क्या करते हैं, उसको दफनाते हैं। जैसे मुसलमान दफनाते हैं, इसी प्रकार क्या करते हैं, ये उमड़ी और तड़वी भेड़ मुसलमानों की तरह ही अपने जो भी मरता है उनको वो दफनाने का काम करते हैं, मतलब ऐसे उनका अंतिम संस्कार करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये कुछ चीजें मुस्लिम धर्म में है उनको भी वो मानते हैं, और लेकिन ये की सनातनी धर्म की जो देवी देवता उनकी भी पूजा पाठ करते हैं। इसलिए ये विशेषकर हिंदू धर्म के अनुसार ये हिंदू कहलाते हैं, ये कि हिंदुओं में आते हैं। दूसरा, इसमें विशेष कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। देखो, ये तो अपने उपजाति हो गई, एक बार और रिपीट कर लो, भिलाला, बारेला, पतालिया, रेथास, बेगास, उमड़ी और तड़वी। आगे बात समझ, इसको बोलना ही नहीं है, जो कि याद करना, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। दूसरा विशेषता क्या है, इसमें कुछ विशेष पॉइंट है। भील जनजाति को शौर्य का प्रतीक माना जाता है। भील जनजाति को शौर्य का प्रतीक यानी कि धनुष बाण में ये माहिर होता है। इनका सबसे सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र ही धनुष बाण होता है। शौर्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कहां पर माना जाता है, राजस्थान में माना जाता है। राजस्थान कहां पर माना जाता है, राजस्थान। सर्वाधिक मात्रा में भील राजस्थान में भी पाए जाते हैं। इसलिए माना जाता है क्योंकि राणा पुंजा भील को इनका पूजनीय यानी कि आदर्श माना जाता है। राणा पुंजा वही भील थे जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर मुगलों से युद्ध किया था। इसीलिए इनको राज भील की उपाधि दी गई है, राजा की उपाधि दी गई है। और राणा पुंजा को भी क्या बोला जाता है, राजा भील राज बोला जाता था। तो इस प्रकार इसको अपन कवर करते हैं, देखते हैं। दूसरा, ये चीजें इनके पूजनीय माना जाता था। शौर्य का प्रतीक इसलिए माने जाते हैं कि ये मरने मारने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। देशभक्ति के लिए इन्होंने कहीं उदाहरण प्रस्तुत किया। एक उदाहरण तो हम अच्छे से जानते हैं कि कौन, टंटिया मामा, बहुत अच्छे से उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दूसरा चीज है, एक पुस्तक इनके ऊपर लिखी गई है, द भील। टीवी नायर नाम का एक व्यक्ति था, अंग्रेज व्यक्ति था, जिसने एक पुस्तक इनके ऊपर लिखी थी, द भील नाम की एक पुस्तक लिखी थी। तो एक प्रश्न बनेगा, प्रश्न कौन सा बनेगा, द भील पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हमें आंसर क्या करना है, हमें आंसर करना है टीवी नायर। टीवी नायर नामक एक व्यक्ति था, जो अंग्रेज व्यक्ति था, जिसने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था द भील, द भील, याद रखना। दूसरी चीज है, भीलों को वन पुत्र कहा जाता है। तो भीलों को वन पुत्र किसने दी, ये भी एक नाम की संज्ञा दी, क्योंकि ये वन क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए इनको वन पुत्र की संज्ञा दी गई। तो कौन ने दी, किसने दी, कर्नल जेम्स टॉड। ये भी एक अंग्रेज व्यक्ति था, जिसने क्या दी, भीलों को, एक प्रश्न बन जाएगा यहीं से कि भीलों को वन पुत्र की संज्ञा किसने दी। तो जेम्स कर्नल टॉड ने भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी गई। इस प्रकार से यह फैक्ट अपना कवर कर लेते हैं यहाँ से। दूसरा चीज है, भीलों के गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। जो गमेती अपन क्या कहते हैं, मेहमान। गांव में जो मुखिया रहता है, नहीं सॉरी, मेहमान नहीं, पटेल बोलते हैं। जैसे कि गांव का जो मुखिया रहता है मेन, अपन एक तरीके से सरपंच बोल सकते हैं, सरपंच जी बोलते हैं, पटेल साहब बोलते हैं, है ना। तो इनमें भी एक गांव का मुखिया रहता है। मुखिया ये कि गांव की देखरेख करता है, जो भी व्यवस्था रहती है, प्रशासनिक व्यवस्था, जो भी व्यवस्था रहती है, लड़ाई झगड़े हो गए, पंचायत में बैठना होता है, ये सारी चीज कौन देखता है, गांव का मुखिया देखता है। जैसे कि हमने भी अपने गाँव में देखा है कि जो पटेल साहब होते हैं क्या करते हैं, पंचायत में बैठते हैं, कोई छोटा मोटा कांड हो जाता है तो उसको समाधान करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करवाना होता है तो पटेल को आगे रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि गांव की जो भी आपदा बला आती है, फिर सर्वप्रथम पटेल को ही पकड़ती है, तो पटेल को आगे लेके चलना पड़ता है। पटेल समझदार व्यक्ति को माना जाता है कि गांव का भला करने वाला समझदार व्यक्ति होता है, यानी कि वरिष्ठ और बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो गांव की देखरेख करता है, वो पटेल कहलाता है। पटेल लेकिन यहाँ पर भीलों में गांव का मुखिया को क्या बोलते हैं, गमेती कहते थे। क्या कहते हैं, ये प्रश्न याद रखना। एक प्रश्न यहां से फिर बनेगा, कौन सा प्रश्न बनेगा कि भीलों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो गमेती कहा जाता था। प्रश्न बन गया। दूसरा, भीलों की कुछ उपजातियां, विशेष उपजातियां, तो उनका क्या क्या कार्य होता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला एक भील की एक विशेष जो पद होते हैं, उसमें अपन देखते हैं गदवी या बदवो या भगत। गदवी, बदवो, भगत, ये कौन होता है। भगत से तो अर्थ अपन ने समझ ही आ रहा था, भगत मतलब एक पवित्र व्यक्ति। पवित्र व्यक्ति का मतलब क्या लगाया जाता है, पवित्र व्यक्ति का मतलब ऐसा लगाया जाता है जो कि पूजा पाठ करने का कार्य करता हो। भीलों में कोई मंदिर होता होगा, वहां विशेष कोई व्यक्ति होता होगा जो एक पवित्र व्यक्ति, जिसको मतलब जो पूजा पाठ धार्मिक कर्म कांड को देखता होगा, उस व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं, गदवी, बदवो,
भगत, यानी कि भगत जी। अधिकतर ये शब्द चलता है गांव में, जो अधिकतर सुट्टा लगाते हैं, मतलब गांजा पीते, भगत जी आ गए, भगत जी। तो यही भगत जी कौन है? गांव का एक पवित्र व्यक्ति है। हमारे गांव में भी 4-5 एक भगत जी है, जो जहाँ गांजे पीते हैं खुशबू वहां वहां तक जाती है उसकी। तो ऐसे भगत जी व्यक्ति थे, उनको क्या बोलते हैं यहाँ पर? भगत। दूसरा कोटवार। कोटवार जैसे कि कोटवार पटेल, यानी कि मुखिया। यही काम गांव का प्रशासनिक। प्रशासनिक मतलब ऐसा है कि दो ही, कभी कभी गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाए, लट्ठमार हो जाए, तो ये क्या करता है? पुलिस को सूचित करता है। जब पुलिस को सूचित नहीं करता है तो खुद अपने तरीके से उस गांव के मसले को या मामले को, जो लड़ाई हो रही थी, दोनों पक्ष को आपस में बिठाएगा, पंचायत लगाएगा और सुलझाने का प्रयास करेगा। यही काम होता है किसका? कोटवार का। पुजारो। पुजारो, ये पुजारी नहीं है, याद रखना, भगत अलग है, ये पुजारो अलग है। पुजारो क्या होता है? यानी कि अगर किसी के पेट में दर्द हुआ तो कहां पर जाएगा वो व्यक्ति? कहां पर जाएगा? वेद जी के पास जाएगा। और वेद जी के पास जाएगा तो पुजारो यहाँ पर किसको बोला जाता है? वेद को बोला जाए। यानी कि भीलों में पुजारो शब्द किसके लिए संबोधित किया गया है? वेद जी के लिए। यानी कि वेद के लिए जो औषधियों का जानकार होता। वैसे भी आपको पता है भील जनजाति जंगल क्षेत्र में निवास करती है, और जंगली क्षेत्र में बहुत अनेक प्रकार की विशेष जड़ी बूटियां पाई जाती, जिनसे वो क्या करते हैं? अपनी आर्थिक जीवन यापन करते हैं, यानी कि अपनी आर्थिक स्थिति के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए जो गांव सबसे ज्यादा अगर जड़ी बूटियों के जानकार कोई व्यक्ति होते हैं, सबसे ज्यादा अगर जानकारियों के कोई मतलब जड़ी बूटियों के जानकार व्यक्ति होते हैं, तो ये भील ही लोग होते हैं। जैसे कि मेरे भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं भील समाज में, जिन्होंने मुझे भी कुछ जड़ी बूटियों का नॉलेज दिया है। अगर आपका पेट दर्द होता है तो मेरे से संपर्क कर सकते हो आप। आपका सिर अगर दर्द करता है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसी जड़ी बूटी बताऊंगा जिंदगी भर के लिए दर्द खत्म हो जाएगा, या तो आप खत्म हो जाओ या आपका दर्द खत्म हो जाएगा। आगे बात समझ। तो भेद हो गए। दूसरा होता है भोपा। भोपा किसको बोलते हैं? हमारे गांव में भोपा बोलता है पंडा जी, यानी कि कोई देवता आता है। क्या आता है? यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई सी आत्मा घुस गई और वो करने लगा ओम फट स्वाहा और किसी को ठीक कर दिया, तो उसको बोला जाता है पंडा जी। क्या बोला जाता है? पंडा जी। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, उसके अंदर भी किसी अच्छे देवता की शक्ति आ जाती, यानी कि इनके एक देवता है। क्या देवता है इनके? राजा पंता। हो सकता है राजा पंता किसी व्यक्ति के शरीर में आ गए और धूजने लगा और बोला ओम फट स्वाहा, बोलिए क्या हो रहा है। और वहां पर उसने बोला कि अन्नता मेरे 4 दिन से पेट दर्द करा, और इसे पेट पे सट मारा और पेट ठीक हो गया। तो वो बन गया। वो किसने किया? भोपा बोलते हैं उस व्यक्ति को। क्या बोलते हैं? जिसके शरीर में देवता आता है, जो झाड़ फूक का काम करता है, किसी को न टके। यदि कोई बालिका अच्छा श्रृंगार करके निकल गई और 2-4 बायों ने उनको देख दिया, टोक दिया, और कल से उसकी आंखें दर्द करने लगी, हाथ पैर दर्द करने लगी, जकड़न सी होने लगी, तो समझ जाइएगा उसको क्या नजर लग गई है। अब नजर लग गई तो कहाँ जाएगी? वो भोपा के पास जाएगी, झाड़ फूक कर बोले ठीक हो जाएगी। तो ये हो गया। दूसरा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और देखिएगा कैसे हो सकते हैं कि ये भील जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। अगर किसी जनजाति के शरीर पर टेटू अगर आपको दिखाई देते हैं, किसी की जनजाति के हाथ पर अगर चंपाकली नाम अगर लिखा हुआ है, तो मान लीजिएगा कि ये भील जनजाति है। किसी के शरीर पर आदिवासी लिखा होता है, किसी के शरीर पर लिखा जाता है जय जोहार, ऐसे कुछ शब्द लिखे होते हैं जो उनके संबोधित और विशेष शब्द होते हैं। या कोई से यहाँ टेटू बनवा लिया, यहाँ कमर में टेटू बनवा लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ पर टेटू बनवा लिए, और ये हाथ पैर दाढ़ी नाक मुंह सब टेटे बनाए हुए रहते हैं टेटू। तो वो टेटू जो गुदना प्रिय जनजाति है, जैसे यहां से यूं लिया जाता है। सर्वाधिक आभूषण प्रिय, सबसे ज्यादा अगर चांदी के आभूषण, सोने का तो नहीं, चांदी के आभूषण अगर धारण करती है तो कौन सी जनजाति करती है? आभूषण अगर धारण करती है तो कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति। सर्वाधिक चांदी का आभूषण, आपने अगर किसी महिला को देखा होगा, जो विशेषकर भील जनजाति को यहां से लेकर यहां तक चांदी से लदी हुई रहती है। अगर किसी से दोस्ती करो तो आप भील जनजाति की लड़कियों से ही करना, ताकि आपको सोना चांदी तो मिल ही जाएगा। और सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय, ये क्या करते हैं? भील जनजाति की स्त्रियां एक चटक रंग की साड़ियां पहनती है, यानी कि रंग बिरंगे रंग के ये वस्त्र धारण करते हैं, जो अति सुंदर लगते हैं। खासकर कौन सी अति सुंदर में? भिलाला। कौन सा? भिलाल। जो भिलाला समुदाय की जो स्त्रियां रहती है, लड़कियां रहती है, अति सुंदर रहती है, और यही चटक रंग की साड़ियां अधिकतर धारण करती है, जो कि उनको और भी आकर्षक बनाती है और भी मनमोहक बनाने का कार्य करती है, मतलब ये वस्त्र। दूसरा है ताड़ी, इनका सबसे प्रिय, यानी कि बहुत सारे इन जनजाति का सबसे प्रिय पदार्थ कौन सा होता है? ताड़ी होता है।
ताड़ी एक विशेष वृक्ष से निकाला जाता है, उसका रस यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं अपन, एक तरीके से गोंद, गोंद ही बोलेंगे, उसका एक पदार्थ है, उसको काट दिया जाता है, एक मटका लटका दिया, उस मटके में टपकती रहती है, यानी कि एक नशीला पेय पदार्थ है, लेकिन ये शराब की तरह नुकसानदायक नहीं होता है। इसको कोई भी पी सकता है। क्या करता है, कोई भी पी सकता है। अगर किसी को किसी चीज का गम हो जाए या कुछ भी हो जाए या ज्यादा खुशी हो जाए, तो अगर उसको रिलैक्स फील करना हो तो ताड़ी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कि ये ताड़ी पीते हैं और इनके देवताओं को भी ये ताड़ी चढ़ाते हैं, प्रसाद के रूप में भी ताड़ी बांटते हैं। कोशिश करूंगा कभी अगर मैं गया तो मैं खुद भी पी कर देखूंगा, पर पहले अपन इसको पढ़ा लेते हैं। दूसरी चीज है ताड़ी हो गई। तीसरा, गहरे रंग की एक साड़ी होती है जो सिंदूरी कहलाती है। चटक ये गहरे रंग की एक साड़ी पहनती है स्त्रियां, तो इनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो सिंदूरी बोला जाता है। दूसरा है दुल्हन, जब इनका शादी ब्याह है, मांडो है, जब मांडो है तो एक वस्त्र पहना है, मतलब एक साड़ी ओढ़ा, वह साड़ी ओढ़ा तो उन साड़ी पे कहीं बोले तो प्रिया बोले, कहीं बोले, ना कि प्रिया, प्रिया, प्रिया। याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार बनता है, क्योंकि मैं मजाक की भाषा में अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप बोल रहा हूं, लेकिन इन पॉइंटों को अपने दिमाग से गायब मत कर लेना, वरना आप एग्जाम हॉल से गायब हो जाओगे और आपको फिर मेहनत करना पड़ेगी दोबारा। इसलिए याद रखना, जो भील जनजाति की दुल्हन जिस वस्त्र को धारण करती है, जिस साड़ी को पहनती है, उसको प्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिया कहा जाता है। और वहीं पर जो भील पुरुष होते हैं वो एक लंगोट धारण करते हैं, अपन उसको बोलते हैं धोती, है ना। तो और एक बोलते हैं पंचम, कुछ ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर कोई जो भील जनजाति का व्यक्ति जो लंगोट धारण करते हैं उसको खोइतू बोला जाता है। क्या बोला जाता, खोइतू, यानी कि लंगोटी बांधने में वो खो जाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, खोइतू बोला जाता है। इनका एक निवास स्थान, जैसे कि मैं अधिकतर मेरे घर के लिए हवेली यूज करता हूँ, मेरी हवेली, तो ये क्या यूज करते हैं, भील जनजाति के जो व्यक्ति होते हैं अपने निवास स्थान को क्या बोलते हैं, फालिया, फलिया, और या फलिया। एक होता है फालिया और एक होता है फलिया। ये दोनों शब्द कहीं ना कहीं हमें कहां पर, मतलब प्रश्न में, जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में मिला है, कहीं पर फलिया भी मिला है, कहीं पर फालिया भी मिला है। इसलिए हमें दोनों शब्दों को याद रखना है कि भील जनजाति अपने निवास स्थल को क्या कहती है, फालिया या फलिया, याद रखिएगा। दूसरा है घर, इनका घर होता है, ये निवास करते हैं एक विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, फलिया। राजपूतों में क्या बोला जाता है, रावला, ऐसा छोटा रावला, बड़ा रावला। यहाँ पर क्या बोला जाता है, इनका फलिया। लेकिन इनका जो घर होता है कु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कु। घर में बोला कु, यानी कि मुर्गे का पालन भी करते हैं, तो ऐसे याद रखना, घर में बोला कु, है ना। दूसरी चीज, अब इनके कुछ विवाह होते हैं, विशेष विवाह होते हैं, अब उनको अपन देखने की कोशिश करते हैं। एक होता है गंधर्व विवाह। सर ये गंधर्व विवाह क्या, आपके गुरु से ज्यादा कोई परिचित नहीं है इस विवाह से, मैंने किया नहीं है लेकिन मैंने बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में ये देखा। गंधर्व विवाह ऐसा होता है, यदि आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई लड़की अच्छी लग गई, क्या कोई सी बालिका आपको अच्छी लग गई, उससे हो गया आपको प्रेम, लेकिन उसके पिताजी उसके खिलाफ है, इधर उस लड़के के पिताजी उसके खिलाफ है, लेकिन इन दोनों में अटूट प्रेम है। अटूट प्रेम ऐसा है कि मरने मारने वाला प्रेम है, लेकिन इन दोनों ने भागकर कहीं शादी कर ली इनकी मर्जी के खिलाफ, तो उस विवाह को हम बोल देंगे प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह। क्या, प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह। दूसरी चीज है अपहरण विवाह, ये भी चीज समझने है आपके। अपहरण विवाह उस विवाह को कहते हैं यदि आपको कोई बालिका अच्छी लग गई, क्या लग गई, अच्छी लग गई, अच्छी लग गई, और अच्छी लग गई मतलब वो पसंद आ गई, लेकिन वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, आपकी शक्ल लाबरिया भेरू जैसी हो, ऐसी हो सकती, लेकिन वो बालिका आपको अच्छी लगती है और आप ताकतवर हो। क्या हो, ताकतवर मतलब दबाने की शक्ति रखते हो और पैसों में भी अच्छे हो, और आपने उसका कर लिया किडनैप। क्या कर लिया, किडनैप। किडनैप को हिंदी में बोला जाता है अपहरण, और किडनैप करके उससे कर लिया आपने मांडा, यानी कि शादी कर ली, और शादी कर ली तो उसको क्या बोलेंगे, अपहरण विवाह बोलेंगे। दूसरी चीज सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या होता है, सेवा विवाह ऐसा होता है, इसको समझिएगा कैसे, कि आपको कोई बालिका अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, अब अच्छी लगती है लेकिन उसके बाप से आपके कॉन्टेक्ट थोड़े अच्छे हैं, यानी कि उसकी लड़की को अपन को क्या करना है, शादी के लिए राजी करना है, पटाना है, एक तरीके से मैं शुद्ध बोलूंगा, पटाना है। दूसरी चीज है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले इसका बाप का दिल भी जीतना पड़ेगा, तभी तो वो शादी करेगी, यानी कि उसके पिताश्री का दिल भी जीतना पड़ेगा। तो उससे के लिए क्या करेगा, पिताजी के आगे पीछे अपने को टेलना पड़ेगा। टेलना क्या पड़ेगा, उसके घर में जाके सेवा देनी होगी।
सेवा क्या देनी होगी? सेवा यह देनी होगी कि उसके जानवरों की देख रेख करनी हो, उसके बाप के चारों दोनों टाइम पैर दबाने होंगे, उसकी माता जी के पैर छूने होंगे, या उसके घर के कार्य काम काज को देखना होगा। और कम से कम उस लड़की के साथ हमें 6 से 7 मंथ या एक साल गुजारना होता है। वहां पर हो सकता है प्रेम हो जाए, या नौकरी करने वाली कोई छोरी हो तो इतने दिन में तो हो ही जाएगा। तो फिर उसका पिताजी एकदम खुश हो जाएगा, क्या यार ये लड़का तो इतना अच्छा है, कितनी सेवा करता है, कितनी देख रेख करता है, मेरी बालिका को भी पसंद है। तो अब इनका विवाह कर दिया जाता है। और विवाह करने के बाद उसी विवाह को बोला जाता है सेवा विवाह। और जो व्यक्ति इस विवाह को करता है उसको बोला जाता है लामा नाई। क्या बोला जाता है? लामा नाई उस व्यक्ति को बोला जाता है जिस व्यक्ति से, यानी कि जो व्यक्ति सेवा करने गया। तो ये विवाह ये अच्छा विवाह है, क्योंकि इसमें घर परिवार की मर्जी से काम हो रहा है और आपकी पसंद की लड़की से हो रहा है, तो अधिकतर अच्छा विवाह। अब ये पता नहीं है कि ये विवाह आज भी परंपरा में चलित है, लेकिन ये कहीं पुस्तकों में लिखे हैं तो हमने यहाँ पर छाप दिए। दूसरा है शक्ति विवाह। ये शक्ति विवाह क्या होता है? शक्ति विवाह किसी देवी देवता को अपने साक्षी के तौर पर मानकर या अपनी दम, यानी कि अपनी दम के ऊपर विवाह करना क्या हो जाता है? एकदम शक्ति विवाह, यानी कि किसी देवता को साक्षी मानकर किया गया विवाह। जैसे कि मंदिर में गए, किसी को पता नहीं, दोनों ने हाथ मिला लिए, बोल दिए हम इस भगवान को साक्षी मानते हैं और हम आपसे 7 जन्म के लिए क्या करते हैं, आपसे गठबंधन कर लेते हैं, यानी कि आपसे शादी कर लेते हैं। किसी को पता नहीं है, उस भगवान को ही पता है या इनको पता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि ऐसा कांड हो जाता है 7 दिन नहीं टिक पाता है। तो ये शक्ति विवाह। दूसरा है नात्रा विवाह। नात्रा विवाह मतलब एक तरीके से नाते जाना। क्या होता है? नाते जाना। मान लिया जाए, उदाहरण के लिए इसका भी उदाहरण दे देता हूं कि एक लड़की है, उसका विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और अन्य व्यक्ति से हो गए, लेकिन वो किसी और से प्रेम करती हो। क्या करती है? किसी और से प्रेम करती हो। अब होता ये है कि लड़की को वो व्यक्ति पसंद नहीं है और उस व्यक्ति को वो लड़की पसंद नहीं है। वो लड़की रूस कर अपने घर आ जाती है, लेकिन वो अपने पुराने प्रेमी या आशिक को ही पसंद करती है। जिसके बाद में उसके पास फोन भी करती है। इस व्यक्ति को पता चल जाता है तो वो क्या करता है? इस लड़की को छोड़ देता है। क्या कर देता? छोड़ देता है, अब तो तेरे रास्ते दे। लेकिन अब वो प्रेमी इसका जो पहले का था वो इसको लेने आता है। इसको क्या लेने आता है? लेने आता तो ये लड़की उसके साथ चली जाती है नाते, यानी कि विवाह के माध्यम से नहीं, एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, उस माध्यम से ये लड़की क्या करती है? उसके साथ चले जाती है कि नाते चले जाना, यानी किसी और अन्य व्यक्ति जो कि विवाहित व्यक्ति है या अविवाहित व्यक्ति है, उसके साथ अगर कोई लड़की चली जाती है शादी करके, तो उसको नाता यानी कि नाते जाना या नात्रा विवाह बोला जाता है। दूसरा है घर घुसी विवाह। अब ये क्या होता है? ये भी पता देता हूं। घर घुसी विवाह एक ऐसा विवाह होता है, उदाहरण के लिए मान ली जाए कि एक लड़का एक लड़की है। अब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, शायद हो सकता है वो लड़का भी पसंद करता हो, लेकिन समाज में कुछ ऐसी चीजें होती है कि पिताजी को समझ नहीं आता, लड़का भाई को समझ नहीं आता, या समाज में तालमेल नहीं बैठ पाती। लेकिन उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद है वो, और विवाह करना है तो उसी से करना है, नहीं तो वो मर जाएगी, ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो वो क्या करती है? थोड़ी दमदार लड़की होती है, हिम्मत वाली लड़की होती है, और वो चली जाती है उस लड़के के घर में जाकर घुस जाती है, और घुसकर उसके पिताजी से बोलती है कि ठाकुर ये लड़का तो, ये आपका बेटा तो मेरा पति है और मैं इसी के साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी सजा दे दो आप। तो उसकी हिम्मत की दाग देते हैं उसके पिताजी, वाह कितनी दमदार बालिका है, और मेरे बेटे को ऐसी लड़की कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, बस इसी से मैं विवाह कर देता हूं। और वो लड़की घर में घुसकर रहने लगती है और उसके साथ रहती है, तथा फिर उन दोनों का विवाह करवा दिया जाता है। उसी विवाह को बोला जाता है घर घुसी विवाह। क्या बोला जाता है? घर घुसी विवाह। दोस्तों, अगर कोई भेल समुदाय का मेरा मित्र इस वीडियो को देख रहा है तो अपनी भावनाओं को आहत ना करे, क्योंकि ये जो भी मैं कंटेंट लिया है मैंने यहाँ पर जाकर तो नहीं देखा, लेकिन अन्य पुस्तकों के माध्यम से लिया है, जहां पर मैंने कहीं ना कहीं चीजों को पढ़ा और देखा है। और मेरे भेल समुदाय के जितने मित्र हैं उन मित्रों से मैंने कहीं ना कहीं चीजों के बारे में पूछा है। लेकिन जो ये विवाह वाली पद्धति है उनका वो खंडन करते हैं, लेकिन परीक्षा ये प्रश्न यहाँ से बना लेती है, पूछ लेती है, तो इनको पढ़ना भी हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा चीज, इनमें कुछ नृत्य होता है। ये जनजाति है, भील जनजाति, और भील जनजाति में कुछ नृत्य होते हैं। उन नृत्य को हम देखते हैं। पहला नृत्य होता है भोंगरिया नृत्य, केहरवा नृत्य, टोड़ा नृत्य, पाणवा नृत्य और दागला नृत्य। ये कुछ नृत्य होते हैं जहां से परीक्षा प्रश्न बना लेती है। तो भील जनजाति के महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन से होते हैं? भोगरिया नृत्य,
केहरवा नृत्य, टोड़ा नृत्य, पाड़वा नृत्य, दागला नृत्य, इस प्रकार के कुछ विशेष नृत्य होते हैं भील जनजाति में। दूसरा, अब भील जनजाति का एक प्रिय संबोधित शब्द है जिससे वो सबसे अधिक प्रिय शब्द माना जाता है। ये लोगों को क्या शब्द से संबोधित करते हैं, अपन अपनी भाषा में अपन क्या करते हैं, किसी कोई व्यक्ति अच्छा रहता है अपन बोलते हैं महाराज, जैसे मेरे को अधिकतर लोग महाराज ही बोलते हैं कि महाराज जी, ऐसे करके बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं भाव, जैसे मेरे छोटा भाई बोलते हैं। तो इसलिए इसमें क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कि भील जनजाति का एक प्रिय शब्द होता है किसी व्यक्ति के बोलने के लिए मामा, जैसे कि टंटिया एक नाम होता है, लेकिन अपन प्रेम से उनको क्या बोलते हैं, टंटिया मामा। क्या बोलते हैं, टंटिया मामा। जैसे शिवराज सिंह चौहान एक नाम है, लेकिन सब उनको एक प्रिय संबोधित शब्द दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां ही पाई जाती है, इसलिए उनको एक नाम दिया गया शिवराज मामा। इनका एक प्रिय संबोधित शब्द होता है मामा। ये क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। दूसरा है ये खेती करते हैं, उन खेती का क्या नाम है कि भील जनजाति विशेषकर एक खेती करती है दजिया या चिमाता। दजिया और चिमाता एक विशेष प्रकार की खेती होती है। ये क्या करते हैं, जंगलों को पहले तो क्या करते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं, उसकी सफाई कर लेते हैं और कुछ दिनों के लिए वहां पर खेती करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर उस जगह जाते हैं, जंगल की कटाई करते हैं, आग लगा देते हैं, फिर वहां खेती करते हैं, फिर ऐसे। अधिकतर अब ये खेती इतनी प्रचलन में नहीं है, क्योंकि वन कानूनों के अनुसार फिर इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि वनों की सर्वाधिक मात्रा में कटाई होती थी, कहीं ना कहीं हमारी पर्यावरणीय वातावरण के लिए भी नुकसानदेह था, इसलिए ये खेती को क्या अधिकतर बंद कर दिया जाता है। लेकिन अपने को याद रखना है कि भील जनजाति कृषि करती है, उस कृषि को बोला जाता है दजिया या चिमाता। दूसरा, इनके कुछ देवता है जो महत्वपूर्ण देवता है, परीक्षा यहाँ से प्रश्न बना लेती है। क्या भील जनजाति के देवता राजा पंता और ये घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। इनके एक विशेष देवता होते हैं, कौन से देवता होते हैं, राजा पंता। लेकिन ये घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं, जो कि हम हिंदू धर्म वाले भी क्या करते हैं कि घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं, इसलिए इनको सनातनी भी कहा जाता है कि भील जनजाति एक सनातनी जनजाति, यानी कि सनातनी धर्म को मानने वाली या सनातन धर्म को मानने वाली एक जनजाति। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आता है, इनका एक उत्सव होता है, सबसे बड़ा और सबसे विशेष एक उत्सव होता है जिसको बोला जाता है भगोरिया उत्सव। भगोरिया उत्सव ये कितने दिनों तक चलता है, लगभग 7 दिनों तक चलता है। ये होली के अवसर पर चलने वाला एक उत्सव होता है। देखो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। भगोरिया उत्सव विशेषकर झाबुआ जिले में विशेषकर ये उत्सव होता है, जहां पर भील जनजाति अधिकतम निवास करती है, वहां पर ये उत्सव होता है। होली के अवसर पर ये उत्सव होता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि लड़कियों के सगाई संबंध तय होते हैं उस उत्सव में। इस उत्सव में ऐसा होता है कि इनके सगाई संबंध तय होते हैं, जहां पर ये क्या करती है, लड़कियां अपने मनपसंद के लड़कों को देखती है। कुछ ऐसा बोला जाता है कि ये पान खिलाते हैं, कुछ ऐसा बोला जाता है गुलाल लगाते हैं और पसंद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, पहले से अपनी अपनी सेटिंग होती है, वहां जाकर वो गुलाल लगा देते हैं कि ये पसंद आ गई, लेकिन ये पहले से पसंद करके रखते हैं। तो ऐसा कुछ होता है इनका काम। जैसे कि गुलालिया प्रारंभिक 2 दिनों तक ये चलता है, जिसमें क्या करता है, लड़का लड़की को गुलाल लगाते हैं। अगर कोई लड़की पसंद आ गई, उसको अपन ने क्या कर दिया, गुलाल लगा दिया। अगर उस लड़की ने अपने गुलाल लगा दी तो इसका मतलब वो अपना काम बन गया, मतलब इससे अपनी शादी तय हो जाएगी। दूसरा आती गोल गधेड़ो। इसमें क्या होता है, गोल गधेड़ो मतलब ये होता है, गधेड़े वाला काम नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि एक व्यक्ति होता है, कुछ लड़कियों का ऐसा झुंड बना लेती है हाथ पकड़ के ऐसा, उस व्यक्ति को बीच में क्या करते हैं, बीच में खड़ा कर लेते हैं। अब बीच में एक लड़की को भी खड़ा कर लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है, वही मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, उस जो राउंड रहता है उस राउंड को तोड़ के निकलना होता है। अगर वो उसको तोड़ के निकल गया उस लड़की को लेकर, तो न्यू मान लो कि फिर उनका शादी हो जाता है। और ये लगातार 3 दिन तक चलता है। ये प्रारंभिक 2 दिन तक चलता है, ये अगले 3 दिन तक चलता है, तो मतलब कितनों के 5 दिन। और एक होता उजाड़िया मतलब अंतिम दिन चलते हैं इसके। अंतिम दिन ऐसा होता है कि ये 7वां मतलब 6ठा और 7वां दिन रहता है, जिसमें क्या करते हैं, ये उस उत्सव में आए, उस समारोह में आए, तो ये अपने रहने खाने की जो चीजें, आवश्यकता की जो चीजें रहती है, उस मेले से खरीदने का काम करते हैं। यानी कि मेला उजड़ जाता है, यानी कि धीरे धीरे वहां से पलायन की स्थिति में रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है, 2 दिन का स्थिति को उजाड़िया। तो ये भगोरिया उत्सव आपका हो गया। कभी हम इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे, ये किसने शुरू करवाया, क्या करवाया, लेकिन अपनी परीक्षा के लिए बस इतना ही महत्वपूर्ण है, तो ये हमने यहाँ पर इसकी चर्चा की। दूसरा है दापा प्रथा। देखो दोस्तों, हर समाज में कुछ ना कुछ बुराइयां पाई जाती है, तो आपको भी पता है मेरी समाज में भी कुछ बुराइयां है, आपकी समाज में भी कुछ ना कुछ बुराइयां होगी। ऐसे ही भील जनजाति में एक सबसे महत्वपूर्ण बुराई ये है कि ये क्या करते हैं, दहेज लेते हैं।
दहेज देते, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वो दहेज दे देता है, और किसी की स्थिति खराब होती है तो नहीं दे पाता है। तो इसी दहेज प्रथा को रोकने के लिए 2016 में एक अभियान चलाया गया है कि कौन सा अभियान चलाया? एक अभियान चलाया गया है किसकी? भील जनजाति की दहेज प्रथा को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया। उस अभियान का नाम है साथीदार अभियान, और ये 2016 में चलाया गया एक अभियान है। ये इस प्रकार यहाँ पर हमने क्या किया, भील जनजाति को परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जनजाति थी, उसको हमने समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों कुछ पॉइंट इसके छूट भी गए होंगे या कुछ हमें याद भी नहीं आएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अगला वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी परीक्षा के हिसाब से जितने भी हमने ये पॉइंट दिए हैं ये अति महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, नमस्कार, जय हिंद।